लास्ट क्लास में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ पॉइंट देखे थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन पहले देखना होगा। कौन सा रिएक्शन? तो ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो आज ऑर्गेनिक रिएक्शन का टाइप देखते हैं, ठीक है। तो नीचे में हेडिंग है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन का 3 टाइप होता है। एक एडिशन रिएक्शन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन का कितना टाइप? 3 टाइप। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। यही तीनों पढ़ेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा खत्म होने में और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पूरा ऑर्गेनिक में यूज आता है, ठीक है। तो तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है? तो वैसा रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मिला के एक प्रोडक्ट बन जाए, उसी को क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। फिर से एक बार, वैसा रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मिलके एक प्रोडक्ट बन जाए, उसी को एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो लिखेंगे द रिएक्शन इन विच 2 molecules react to form a product is called एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसका लैंग्वेज याद कर लेंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूरी है। लास्ट क्लास में 2 चीज़ का लैंग्वेज बोले थे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के लिए, एक इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। आज इसका, बाकी सब कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ के रखेंगे अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का 3 टाइप। सबसे पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन का कितना टाइप? 3 टाइप। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देख रहे हैं एडिशन रिएक्शन का 3 टाइप, EAR, NAR, फरार। फिर से एक बार, एडिशन रिएक्शन का कितना टाइप? 3 टाइप, EAR, NAR, फरार। EAR का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR का फुल फॉर्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फरार का फुल फॉर्म फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले 1 करके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऑफ रिएजेंट इनिशिएट करता है। रिएजेंट क्या होता है? तो जैसे मान लो कि HCl रिएजेंट हो गया, ठीक। तो इसमें 2 पार्ट है, एक H प्लस है और एक क्या है? Cl माइनस है। तो ये जो H प्लस है ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऑफ रिएजेंट है। इलेक्ट्रोफाइल का कंडीशन याद किया था ना, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज, ये स्पेसीज हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऑफ रिएजेंट है और ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑफ रिएजेंट है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इनिशिएट कौन करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऑफ रिएजेंट, मतलब स्टार्ट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऑफ रिएजेंट, ठीक है। लिखते हैं इसको, इन EAR, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऑफ रिएजेंट initiate the reaction। इनिशिएट कौन करता है? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऑफ रिएजेंट इनिशिएट करता है, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम मिला दिए HCl। HBr भी मिला सकते थे, HI भी मिला सकते थे, ठीक है। यहाँ पे HCl मिला है। तो ये ना सिमेट्रिकल कंपाउंड है। डबल बॉन्ड पे हाथ रखोगे तो उधर भी CH2 है, इस साइड भी CH2 है, तो ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, ठीक। तो सिमेट्रिकल कंपाउंड में कोई लफड़ा नहीं है, सीधा डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, एक जगह H डालेंगे, एक जगह Cl डालेंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। हम लोग को प्रोडक्ट बनाना ना, डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, एक जगह H डालेंगे, एक जगह Cl डालेंगे। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल है। कहीं अगर तुम मान लो यहाँ पे H डाले, यहाँ पे Cl डाले, तब भी वही प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे H डाले, यहाँ पे Cl, तब भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो चलो अभी हम डबल बॉन्ड तोड़ते हैं, यहाँ पे H डालते हैं, यहाँ पे Cl डालते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ H डालेंगे तो CH3, सिंगल बॉन्ड CH2,
और यहाँ पे Cl डाल देंगे। ये कोई अगर इधर में H डालता है, इधर में Cl डालता तो क्या होता है, ये CH3 हो जाता, सिंगल बॉन्ड CH2, और इधर में Cl हो जाता, दोनों सेम है। ठीक, तो सिमेट्रिकल में एक अच्छा बात क्या है एडिशन रिएक्शन के केस में कि डबल बॉन्ड तोड़ो, जहां पे मन करे H डालो, जहां पे मन मतलब ये नहीं कि दोनों एक के जगह मन कर रहा है तो डाल देना है, ऐसा नहीं, एक जगह H डालेंगे, एक जगह Cl डालेंगे। ठीक है। लफड़ा फंसता है अनसिमेट्रिकल के केस में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे HCl या HBr में से कुछ भी ले लिए। ठीक, HBr ही ले लेते हैं। ठीक, अब इस केस में तुम अगर मान लो यहाँ पे H डालते हो, यहाँ पे Br डालते हो, और कोई और यहाँ पे H डाल देगा, यहाँ पे Br डालेगा, तो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बन जाएगा। इस केस में सोचना होगा कि कहाँ पे H डाले, कहाँ पे Br डाले। क्या सोचना है वो अभी नहीं सोचेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे, इसका जगह खाली रखेंगे प्रोडक्ट बनाने का, वापस आके बनाएंगे कुछ देर बाद। ठीक, अनसिमेट्रिकल कैसे है समझ में आना है, डबल बॉन्ड पे हाथ रखोगे, इधर CH2 इधर CH3, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल के केस में डबल बॉन्ड तोड़ो, एक जगह H डालो, एक जगह Cl डालो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अनसिमेट्रिकल के केस में अगर तुम एक जगह H एक जगह Br डालोगे, फिर दूसरा प्रोबेबिलिटी भी बनेगा, दोनों में से कोई एक ही प्रोडक्ट लिखना है। तो अब कौन सा लिखें वो बात करेंगे कुछ देर बाद। ठीक है, अभी इस जगह को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक, जो फेयर कॉपी में लिख रहे हो इस जगह को छोड़ोगे, वापस आके फिर बताएंगे तो फिर लिख लोगे। ठीक है, तो पहला नंबर क्या देखे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा नंबर देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NAR। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन इनिशिएट करता था, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऑफ रिएजेंट इनिशिएट करता था। देखो अभी प्रोडक्ट बनाने में तो बोल दिए हैं सिंपली कि डबल बॉन्ड तोड़ दो, एक जगह H डालो, एक जगह Cl डालो, या डबल बॉन्ड तोड़ दो, एक जगह H डालो, एक जगह Br डालो, है ना। लेकिन एक्चुअल में जब इनिशिएट का बात होता है तो इनिशिएट कौन करता है उसमें H+, मतलब पहले H+ उसमें आता है इनिशिएट करना, उसके बाद Cl- आता है। ठीक, तो वो दिमाग में रखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऑफ रिएजेंट इनिशिएट करता है। और क्वेश्चन तो पूछेगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो रिएक्टेंट दिया रहेगा, रिएजेंट दिया रहेगा, प्रोडक्ट लिखना रहेगा, बना देंगे, कंसेप्ट रहेगा, तो है ना। अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें कौन इनिशिएट करता है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑफ रिएजेंट इनिशिएट करता है। तो इन NAR न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑफ रिएजेंट इनिशिएट द रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसी को ऐसे भी लिख सकते थे CH3 CHO। CHO को ही तो ओपन करके ऐसे लिखते हैं, है ना। अगर ऐसे भी लिखा रहता तो जब रिएक्शन कराना होता है तो ओपन कर देते, तो एज पर कंसेप्ट चलेंगे हम लोग। CH3 CHO ये लिख दिए, और इस पे HCN। अच्छा, बहुत जगह देखोगे ना कि ये दिया रहेगा प्लस HCN लिखा रहेगा, बात सेम है, प्लस HCN या एरो पे HCN, बात सेम। ठीक, कभी भी तुमको C डबल बॉन्ड O वाला दिखे ना, तो इसका क्या करना, O पे डेल्टा माइनस, C पे डेल्टा प्लस। डेल्टा माइनस मतलब क्या होता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज, और डेल्टा प्लस मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हल्का पॉजिटिव चार्ज। डेल्टा माइनस मतलब हल्का निगेटिव चार्ज। ठीक है ना, तो डबल बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ने का इरादा है, उसीलिए डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस दिए हैं। तो कभी भी ये दिखे ना, छोटा छोटा कंसेप्ट ना दिमाग में रखना होता है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन का खूब क्वेश्चन आता है, तुम देखोगे बोर्ड में भी, कंपटीशन में भी, सब में क्वेश्चन खूब पूछता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्टेंट दिया रहेगा, रिएजेंट दिया रहेगा, प्रोडक्ट लिखना रहेगा। अगर प्रैक्टिस अच्छा से रहेगा, सोचे रहेंगे ना, तो और रिपीट भी बहुत बार करता है, ऐसा नहीं कि अभी सीख रहे हैं तो अभी खत्म हो जाएगा, फिर आगे आएगा, रिपीट भी खूब करता है आगे। तो अगर एक बार दिमाग में बैठा लिए ना कि हाँ इस टाइप से होता है, उसको रिवीजन करते गए ना, मज़ा आ जाएगा, फिर देख के दिमाग काम करने लगता है, हाँ इस टाइप से काम करेंगे। और जो नहीं सोचता है, बस खाली देख लिया, लिख लिया, रिवीजन नहीं किया, सोचा नहीं, वो बेकार हो जाता है। तो जब भी C डबल बॉन्ड O दिखे ना, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस देना। ठीक, ISCN का मतलब क्या होता है, H+CN-। ठीक, अब क्या करना है, ई बॉन्ड को तोड़ देना, तो पहले ये लिख दो CH3 लिख दिए, फिर C और
H को गोदी में ले लिए, H छोटा होता है, ले लो साथ में CH। अब सिंगल बॉन्ड O, अब O पे माइनस है ना, तो इसका क्या आ जाएगा, H प्लस वाला आ जाएगा ना। इस C पे प्लस है ना, तो क्या आ जाएगा, माइनस वाला आ जाएगा, CN। हो गया, प्रोडक्ट बन गया। दूसरा तुम लोग अपने से बनाना, H C डबल बॉन्ड O H, एकदम है SCN, एकदम सेम वही प्रक्रिया। पहले O पे डेल्टा माइनस, C पे डेल्टा प्लस देना जरूर, उसके बाद बनाना। पॉज करके बना लो, फिर देखोगे। डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस क्या हो जाएगा, CH2, CH2। ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड O पे माइनस है ना, तो SCN का क्या आ जाएगा, H प्लस वाला, और ये C पे प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस वाला CN। ठीक है भाई। नेक्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 SCN। पॉज करके बना लो पहले, हाँ, उसके बाद देखोगे। जैसे ही दिखे तो क्या करेंगे, O पे डेल्टा माइनस, C पे डेल्टा प्लस, यही ना। उसके बाद बॉन्ड तोड़ देते हैं, CH3 C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3। अरे H रहता है तब ना ले लेते हैं साथ में, ये तो CH3 है, इसको कैसे लेंगे, तो सीधे डबल बॉन्ड को देखो तोड़ दिए, सिंगल बॉन्ड। अब देखो O पे माइनस है ना, तो क्या आ जाएगा इसका, प्लस वाला H। इस C पे प्लस है तो यहाँ पे CN आ जाएगा। अब कोई कोई बच्चा यहाँ पे CN, मैक्सिमम को देखते हैं ना, बनाता है जब क्लास में तो यहाँ पे CN जोड़ता है। मत करना ऐसा गलती। देखना यहाँ पे माइनस है तो यहीं पे प्लस वाला जोड़ना, यहाँ पे प्लस है तो इसी में माइनस वाला जोड़ना। ध्यान रखना, इस कार्बन पे अगर CN जोड़ेंगे ये मर जाएगा, ये बेचारा, वैलेंसी 5 हो जाएगा इसका, वैलेंसी 4 ही होता है कार्बन का। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का कितना टाइप, 3 टाइप, EAR NAR फरार। EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ लिए, NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ लिए। अब तीसरा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में फ्री रेडिकल के थ्रू एडिशन होता है ना। किसके थ्रू होता है, फ्री रेडिकल के थ्रू होता है, मतलब डॉट ऊपर में रहता है तो उसी को फ्री रेडिकल बोलते हैं ना, उसी के थ्रू होता है एडिशन रिएक्शन। तो लिखोगे इन FRAR एडिशन रिएक्शन takes place through फ्री रेडिकल। एडिशन रिएक्शन किसके थ्रू होता है, फ्री रेडिकल के थ्रू होता है। ठीक है, ये सब बात रटने का नहीं है, सोचने का। सिर्फ एडिशन रिएक्शन का डिफिनेशन याद करना, अभी तक जो पढ़ा है उसमें एडिशन रिएक्शन का डिफिनेशन याद रखना लैंग्वेज में, बाकी सब समझ समझ के रखना अच्छे से। ठीक है, इसमें देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और रिएजेंट में डाल दिए HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अगर सीधे HBr रहता तो EAR हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाता, और यहाँ पे परऑक्साइड आ गया तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा। ऐसा मत सोचना कि अगर HCl रहता था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड रहता था फ्री रेडिकल। नहीं नहीं नहीं, परऑक्साइड HBr के केस में ही आता है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का यहाँ एक ही रिएजेंट दिमाग में रखना है, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। कभी HCl इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड नहीं देखोगे, HI इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड नहीं देखोगे, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड ही देखोगे। वहां पे HCl HBr HI कुछ भी रह सकता है, यहाँ पे सिर्फ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड ही होगा। ठीक है, अब देखो भाई ये अनसिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड पे हाथ रखोगे इधर CH2, इधर में CH3, तो ये तो अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल का अभी हम लोग कंसेप्ट नहीं जानते हैं, बस अब इसके आगे वही जानना है कि अनसिमेट्रिकल कंपाउंड को कैसे डील किया जाए। अभी बस इतना समझ लो कि ये देखो अल्कीन है, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड इसका रिएजेंट है। प्रोडक्ट बनाने का कुछ देर बाद हम लोग बना लेंगे इसका। ठीक है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में रिएजेंट जो रहेगा वो सिर्फ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड ही रहेगा। तो लिख लेंगे इन FRAR reagent is only HBr in the presence of peroxide। HBr in the presence of क्या, peroxide। reagent सिर्फ HBr in the presence of peroxide रहेगा। प्रोडक्ट अभी वापस आके थोड़ा देर बाद ये सब बनाते हैं।
है ना। चलो ये तीनों पढ़ लिए एडिशन रिएक्शन में, EAR, NAR और फरार। अब थोड़ा कंसेप्ट पे फोकस करते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि EAR है कि NAR है कि फरार है, कैसे पहचानेंगे कोई रिएक्शन देख के, है ना। और वो पहचानना जरूरी होता है क्योंकि काम अलग अलग है सबका, तो वो पहचानना जरूरी होता है। तो सिंपल दिमाग में रख लो, EAR के लिए रिएक्टेंट में अल्कीन होना चाहिए और रिएजेंट में कुछ भी, मतलब HCl, HBr, HI कुछ भी, ठीक है। फिर से एक बार, EAR के लिए रिएक्टेंट में अल्कीन होना चाहिए और रिएजेंट में कुछ भी। NAR के लिए C डबल बॉन्ड O होना चाहिए और रिएजेंट में कुछ भी, अभी ये CN है, आगे और भी कुछ कुछ आएगा, रिएजेंट में कुछ भी। फरार में रिएक्टेंट में अल्कीन होना चाहिए और रिएजेंट में HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इतना दिमाग में रख लो एकदम अच्छे से। अभी पॉज करके एक बार सोच लो, एक बार और हम बोल दे रहे हैं, उसके बाद तुम लोग सोच लो पॉज करके इतना। कैसे पहचानेंगे कि ये यार है, तो इधर में अल्कीन होना चाहिए और रिएजेंट में कुछ भी। NAR कैसे पहचानेंगे, तो इधर में C डबल, रिएक्टेंट में C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, रिएजेंट में कुछ भी। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कैसे पहचानेंगे, रिएक्टेंट में अल्कीन होना चाहिए और रिएजेंट में HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। देखो कितना छोटा सा फर्क है, अगर खाली HBr रहता तो EAR हो जाता, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाता। और HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है, ये तो अल्कीन ही है, उधर में भी अल्कीन था। HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। चलो ये कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में रख लोगे, कैसे पहचाने कि यहाँ पे EAR लगेगा कि NAR लगेगा कि फरार लगेगा। कभी भी अगर तुमको क्वेश्चन दिया रहे, जैसे अगर मान लो कि ऐसा कुछ दिया हुआ है ना, ऐसा दिया हुआ है और यहाँ HBr लिखे, कोई पूछे बताओ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, तो क्या बोल दोगे, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन EAR है। क्यों, देखो अल्कीन है और रिएजेंट में कुछ भी, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन जैसे ही यहाँ पे तुमको पेरोक्साइड डाल देगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो ये पहचानने आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दो टर्म देखना है, उसी से ही अनसिमेट्रिकल वाला प्रोडक्ट बनाने का क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग EAR में भी नहीं बनाया, फरार में भी नहीं बनाया, अनसिमेट्रिकल वाला का। सिमेट्रिकल वाला का तो कोई लफड़ा नहीं होता है, सीधे डबल बॉन्ड तोड़ो, एक जगह पॉजिटिव पार्ट डाल दो, एक जगह निगेटिव पार्ट डाल दो। EAR के बारे में बोल रहे हैं, है ना। लेकिन अनसिमेट्रिकल में सोचना होता है, उसके लिए ना एक साइंटिस्ट है मार्कोनिकोव्स। तो दो चीज पढ़ा जाता है, एक मार्कोनिकोव्स रूल, एक एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। तो देखते हैं क्या होता है मार्कोनिकोव्स रूल। क्या होता है मार्कोनिकोव्स रूल, देखो, और इसका लैंग्वेज भी लिखेंगे, लेकिन लैंग्वेज कॉपी में लिख लेना, लेकिन याद नहीं करना, ठीक, याद नहीं करना है, कंसेप्ट दिमाग में रखना है। जब भी रिवीजन करोगे ना, मार्कोनिकोव्स रूल का कंसेप्ट दिमाग में रखना, बहुत यूज आएगा आगे भी, ठीक है। देखते हैं क्या होता है मार्कोनिकोव्स रूल। सबसे पहला नंबर बात, EAR को फॉलो करता है। दूसरा, डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, जहां पे ज्यादा एच होगा वहां पे पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट डालेंगे और जहां पे कम एच होगा वहां पे निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट डालेंगे। हो गया। फिर से एक बार, EAR को फॉलो करता है, डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, जहां पे ज्यादा एच होगा वहां पे पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट डालेंगे, जहां पे कम एच होगा वहां पे निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट डालेंगे। पॉज करके कम से कम 3 से 4 बार अपना मन में इतना बोल लो। अगर ना बोला हो रहा है या नहीं सोचा हो रहा है तो फिर बैक कर करके बार बार देखो, क्योंकि वीडियो है, बहुत बार नहीं बोला जा सकता है। क्लास में तो 5 बार 6 बार बोल देते हैं, बोलवा लेते हैं, अभी नहीं बोला जा सकता है। पॉज करके प्लीज बोल लो 4 से 5 बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिख लेते हैं इसी बात को जो बोले हैं, क्या बोले हैं एक बार और बोल देते हैं। EAR को फॉलो करता है, डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, जहां पे ज्यादा एच होगा वहां पे पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट डालेंगे, जहां पे कम एच होगा वहां पे निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट डालेंगे। लिखते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ EAR, इट फॉलो according to which positive part of reagent will added to
दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम which have greater number of H atom। तो क्या लिखे हैं, EAR को फॉलो करता है और पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट कहाँ पे ऐड होता है, जहाँ पे ज़्यादा H हो। ठीक है, डबली बॉन्डेड कार्बन मतलब डबल बॉन्ड वाला कार्बन, उसको तोड़ना होता है डबल बॉन्ड को, तब जाके H जोड़ना होगा। मतलब पॉजिटिव पार्ट जोड़ना होगा, है ना, जहाँ पे ज़्यादा H होगा। वाइल नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट will added to that doubly bonded carbon atom which have less number of H atom। ठीक है भाई, तो जहाँ पे ज़्यादा H हो वहाँ पे पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट डालेंगे, जहाँ पे कम H होगा वहाँ पे निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट डालेंगे। देखते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे HCl डाल दिए, HBr भी डाल सकते थे, HCl डाल दिए अभी। ठीक है, क्या करेंगे, अल्कीन और यहाँ पे रिएजेंट मतलब EAR, और जैसे ही EAR आया अनसिमेट्रिकल का केस आया मार्कोनिकोव्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मार्कोनिकोव्स लगा देंगे। तो मार्कोनिकोव्स रूल क्या बोलता है, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, ध्यान से देखना है, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। तो डबल बॉन्ड ई दोनों कार्बन एटम के बीच में है ना, तो इस कार्बन एटम के पास एगो H है और इस कार्बन एटम के पास दूगो H है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। जहां पे ज्यादा H होगा, अरे यहाँ दूगो H है ना, यहाँ एक H है, यहाँ पे दूगो H है, तो यहाँ पे जहां पे ज्यादा H होगा वहां पे पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट डालेंगे, तो इसका H डाल देंगे, और जहां पे कम H होगा वहां पे निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट डालेंगे, मतलब क्या डाल देंगे, Cl डाल देंगे। तो बनाते हैं, काम क्या करना है समझ में आ गया, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, जहां पे ज्यादा H होगा वहां पे पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट मतलब H, जहां पे कम H होगा निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट मतलब Cl। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH Cl, इधर में क्या हो जाएगा CH3। ठीक, यही हो गया मार्कोनिकोव्स रूल। याद तो करना ही है लेकिन अप्लाई भी करने आना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल एग्जाम में कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करके क्वेश्चन पूछेगा, वो बनाने आना चाहिए। ठीक है, चलो इसका रीजन थोड़ा समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, और HCl रिएजेंट है, तो कौन EAR है, अल्कीन रिएजेंट कुछ भी तो EAR है। EAR में इनिशिएट कौन करता है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऑफ रिएजेंट, तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट इसमें कौन है H प्लस, तो H प्लस इनिशिएट करने आएगा। ठीक है भाई, तो दो प्रोबेबिलिटी इसलिए बना है कि डबल बॉन्ड ही दोनों कार्बन एटम के बीच में है, तो एक बार क्या करते हैं इससे H लगा देते हैं, एक बार इससे H लगा देते हैं, उसके बाद सोचेंगे। चलो तो पहले इससे H लगा देते हैं। ठीक, अच्छा क्या होगा, डबल बॉन्ड जब टूटेगा ना भाई, तो एक जगह कोई कहीं पे भी एक जगह प्लस आएगा एक जगह माइनस आएगा। अब सोचो कि इससे H लगाना है तो H प्लस ना है, तो H प्लस लगाना है मतलब इस पे माइनस देना होगा ना, तो इस पे माइनस इस पे प्लस, तो क्या करेंगे CH3 CH। ठीक, इस पे माइनस है तो H प्लस जैसे ही जुड़ेगा तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा ना, CH2 हो जाएगा, और ये क्या CH2, और इस पे तो कोई जुड़ा नहीं इसीलिए इसका प्लस चार्ज ऐसे ही रहेगा। तो अभी क्या किए कि डबल बॉन्ड तोड़े, एक जगह प्लस एक जगह माइनस मानना है, वो तो दोनों कार्बन है तो कहीं पे भी प्लस कहीं पे भी माइनस मान लोगे, कोई दिक्कत है नहीं, दोनों कार्बन है। तो हमको यहाँ पे H लाना था, H प्लस लाना था, उसलिए माइनस यहाँ पे मान लिए, तो माइनस यहाँ पे मान लिए, H भिरा दिए, खत्म माइनस उसका, यहाँ पे प्लस वैसे ही रह जाएगा। अभी क्या किए कि H यहाँ जोड़े हैं, अब H यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस बचा रह जाएगा, तो CH3 CH प्लस, इधर में क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा। ठीक है,
अब तुम लोग जानते हो कि देखो H प्लस तो आ गया, अब कौन आएगा Cl माइनस। तो Cl माइनस कहाँ आना चाहेगा, कोई भी चीज दुनिया में कहाँ जाना चाहता है, ज्यादा स्टेबल के पास, कम स्टेबल के पास कोई नहीं जाना चाहता है। तो ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये कार्बोकेटायन है, इससे एक तरफ निकला हुआ है तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और ये कार्बोकेटायन है इससे दो तरफ निकला हुआ है तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है ना। ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला, ये मोर स्टेबल है। तो Cl माइनस कहाँ पे आएगा, यहीं पे, और जैसे ही Cl आएगा यहाँ पे देखो ना, ये बन गया, समझ गए। ये रीजन है, लेकिन रीजन पे बहुत ज़्यादा, ठीक है कॉपी में लिख लेना है, लेकिन रीजन पे डिफिनीशन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, कंसेप्ट दिमाग में दौड़ाना है, जितना बार हो सके बोल लेना है मार्कोनिकोस रूल कि EAR को फॉलो करता है, डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, जहाँ पे ज़्यादा एच होगा वहाँ पे पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट डालेंगे, जहाँ पे कम एच होगा वहाँ पे निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट डालेंगे, और इसको फॉलो करने आना चाहिए। ठीक है भाई, ये क्या हो गया, मार्कोनिकोव्स रूल है। अब देखो EAR वाला चल के हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो EAR वाला इधर में है, ये अल्कीन है, यहाँ पे HBr है। ऐसा नहीं सोचना कि वो गलती हो गया वहां पे सर HCl दे दिए, यहाँ पे HBr, अरे यार रिएजेंट HI भी हो सकता है यहाँ पे, उससे क्या मतलब है, HI भी हो सकता है यहाँ पे। कोई फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में ना फिक्स होता है HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, इसमें तो कुछ भी हो सकता है रिएजेंट। चलो तो HBr है यहाँ पे, अल्कीन यहाँ पे HBr मतलब EAR, ठीक है। अनसिमेट्रिकल है, दोनों तरफ अलग अलग है तो अनसिमेट्रिकल है, तो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे। तो इस कार्बन के डबल बॉन्ड ये दोनों कार्बन के बीच में था, यहाँ पे एगो एच है, यहाँ पे दूगो एच है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, जहाँ पे ज्यादा एच होगा वहाँ पे पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट मतलब एच डालेंगे, और यहाँ पे कम एच है तो निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट मतलब क्या डालेंगे, Br डालेंगे। तो क्या हो जाएगा CH3 CH Br, इधर में क्या हो जाएगा CH3, ये ठीक है भाई। तो कभी भी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करके आता है तो रिएक्टेंट दिया रहता है, रिएजेंट दिया रहता है, प्रोडक्ट बनाना रहता है हम लोग को। ये बात अलग है कि यहाँ पे एरो पे HBr है, प्लस में HBr कभी कभी लिखा रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, बात सेम है दोनों, ठीक है। चलो अब देखते हैं एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को ही खरास इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खरास इफेक्ट बोलते हैं। देखो मार्कोनिकोव्स रूल अगर याद है तो एंटी मार्कोनिकोव्स में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना होगा। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल क्या है, तो फरार को फॉलो करता है, वो EAR को फॉलो करता था, ये फरार को फॉलो करता है। डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, जहां पे ज्यादा एच होगा वहां पे निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट डालेंगे, सुन रहे हो? जहां पे ज्यादा एच होता था उसमें मार्कोनिकोस में क्या करते थे, पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट डालते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट डालेंगे, और जहां पे कम एच होगा वहां पे पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट डालेंगे, हो गया। जितना बार भी मन में सोचना ना मार्कोनिकोस को सोचना, इसमें तो खाली ये वो बात है कि फरार को फॉलो करता है, बाकी तो उसका उल्टा 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 सोच देंगे, है ना। देखते हैं, लिखते हैं इसका, एकदम सेम वही लैंग्वेज का यूज करके लिखेंगे, ठीक है ना। इन केस ऑफ फरार it follow according to which negative part of reagent, वहां पे पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट लिखे थे, यहाँ पे क्या निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट will added to that doubly bonded carbon atom which have greater number of H atom, while positive part of reagent will added to that doubly bonded carbon atom which have less number of H atom, ठीक है।
तो फरार को फॉलो करता है, डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, जहाँ पे ज़्यादा एच होगा वहाँ पे निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट डालेंगे, और जहाँ पे कम एच होगा वहाँ पे पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट डालेंगे। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका तो रिएजेंट फिक्स है HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ठीक है भाई, जैसे ही देखे HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड और इधर अल्कीन, तो दिमाग में दौड़ेगा अरे फरार, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और ये अनसिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड पे रखेंगे इधर CH2 इधर में कुछ और, तो अनसिमेट्रिकल है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि डबल बॉन्ड को तोड़ के जहाँ पे मन करे H डाल दो, जहाँ पे मन करे Br डालो। तो फरार है और अनसिमेट्रिकल है, तो क्या लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकोस। वही ये आ रहा था, अनसिमेट्रिकल आता तो मार्कोनिकोस। ये बात को भी दिमाग में रखना है कि कब मार्कोनिकोस लगाना है। पढ़ लिए, हमको आता है खूब अच्छे से कि क्या है मार्कोनिकोस रूल, बोल देंगे। ठीक, अब पता नहीं है कि कब लगाना है, तो भाई तुमको तो रिएक्शन दिया रहेगा ना जी, रिएक्टेंट दिया रहेगा, रिएजेंट दिया रहेगा, प्रोडक्ट बनाना रहेगा। तो ये चीज दिमाग में बैठाना होगा तुमको कि कैसे पहचाने EAR, कैसे NAR, कैसे फरार, उसके बाद कैसे मार्कोनिकोस रूल कब अप्लाई करेंगे, तो ये सब चीज सोचना होगा। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही देखे अल्कीन है, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड फरार, और अनसिमेट्रिकल मतलब एंटी मार्कोनिकोस। अगर खाली HBr आता तो मार्कोनिकोस लगाते, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है तो क्या लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकोस। चलो देखते हैं इसका प्रोडक्ट। डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, डबल बॉन्ड ई दोनों कार्बन के बीच में है, तो इस कार्बन के पास एक OH है, इस कार्बन के पास 2 OH है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे। जहां पे ज्यादा H होगा, यहाँ पे ज्यादा H है, 2 OH है ना, तो जहां पे ज्यादा H होगा वहां पे निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, मतलब यहाँ पे क्या डाल देंगे, Br, और यहाँ पे कम H है तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट मतलब H। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br, ये हो जाएगा, है ना। देख रहे हो कितना फर्क हो जाता है मार्कोनिकोस और एंटी मार्कोनिकोस में। मार्कोनिकोस में यहाँ पे लग गया था निगेटिव पार्ट, एंटी मार्कोनिकोस में यहाँ लग गया। तो अगर तुम पहचानोगे नहीं कि मार्कोनिकोस लगा कि एंटी मार्कोनिकोस, तो तुम कैसे बनाओगे, तो ये जरूरी है ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं इसका रीजन। में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका भी 2 सिचुएशन, ठीक, 2 प्रोबेबिलिटी बनेगा। यहाँ पे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है ना, तो फ्री रेडिकल आएगा, तो Br डॉट एज्यूम कर लेते हैं, आएगा यहाँ पे भी Br डॉट, और ये क्या करेगा, Br डॉट एक बार यहाँ पे लगा के देख लेते हैं, एक बार यहाँ पे लगा के, यही तो 2 प्रोबेबिलिटी है। कोई कोई यहाँ पे सर यूँ लगा दें, अरे डबल बॉन्ड दोनों के बीच में, तो यहाँ क्या है लगाएंगे जी। ठीक, तो ये दोनों पे एक एक बार लगा के देख लेते हैं। एक बार यहाँ लगाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा ना, तो एक डॉट, प्लस माइनस नहीं, डॉट डॉट ऐसे करके। चलो ठीक है, तो एक बार यहाँ लगा देते हैं, तो CH3 CH डॉट, अरे एक डॉट है ना, एक डॉट Br वाला बॉन्ड बना लिया, और ये CH2 इसका डॉट ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि ये बेचारा से अभी कोई मिलने नहीं आया है। चलो अभी यहाँ पे लगा दिया, अभी यहाँ पे सोचेंगे, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH डॉट, अब इससे मिलने आया था, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब इस दोनों में देखेंगे कि H आएगा ना, अब Br तो आ गया, अब H आएगा, तो H कहाँ आएगा, जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसका स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, डिग्री से नहीं, डिग्री तो कार्बोकेटायन कार्बोनायन का देखते हैं, फ्री रेडिकल का थोड़ा ना देखते हैं। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन से देख लेंगे। हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो ये फ्री रेडिकल है तो sp2, और इसके बगल में कार्बन, इससे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन 4, मतलब sp3, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, और इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया। उसी तरह यहाँ पे भी देखो फ्री रेडिकल, तो ये sp2 हो गया, इसके बगल में कार्बन इधर भी है और उधर भी कार्बन है। ठीक, तो इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन 4, तो sp3 है, मतलब ये भी अल्फा कार्बन है, और इधर में भी कार्बन 1 2 और 2 हाइड्रोजन 4, तो sp3 है ना। तो दोनों कार्बन sp3, दोनों कार्बन अल्फा कार्बन है, तो इसके पास हाइड्रोजन कितना है, 3, इसके पास हाइड्रोजन कितना है, 2, तो कितना हो गया, 5, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन हो गया 5। ठीक है, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1 होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन 1 है, तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, 2। इसका नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, 6।
नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, ये बात लिखे हुए हैं हम लोग, है ना। तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, मोर स्टेबल। अब बताओ एच कहाँ पे आएगा, ज़्यादा स्टेबल के पास, तो यहीं पे जैसे ही एच लगेगा ये देखो बन जाएगा। ठीक है, रीजन लिख लेंगे, एक बार समझ लेंगे, सोच लेंगे थोड़ा। मेन फोकस किस पे करना है, ये कंसेप्ट पे। कंसेप्ट रहना चाहिए, अप्लाई करने आना चाहिए। ठीक है, अब जो पीछे एक क्वेश्चन छोड़े हुए हैं हम लोग वहाँ चलते हैं। देखो ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में ये देखो CH3 तो सेम यही क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन फिर चलो ठीक है यहाँ पे भी बनाना होगा ना जी, छोड़े हुए जगह। तो जैसे ही अल्कीन HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, मतलब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, अनसिमेट्रिकल है, क्या लगाएंगे, मार्कोनिकोव्स की एंटी मार्कोनिकोव्स, एंटी मार्कोनिकोव्स। डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, यहाँ पे ज्यादा H है तो निगेटिव पार्ट मतलब Br, यहाँ पे कम H है तो पॉजिटिव पार्ट मतलब H, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। क्लियर है भाई, चलिए ठीक है। तो ये एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, एडिशन रिएक्शन हो गया। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन का कितना टाइप, 3 टाइप, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी हम लोग जो पूरा देखे हैं वो क्या देखें, एडिशन रिएक्शन। अब देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो वैसा रिएक्शन जो कोई मॉलिक्यूल में एक एटम हट जाए, रिप्लेस हो जाए कोई दूसरे एटम से, उसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से लग रहा है ना, सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब किसी एक को हटा के दूसरा आ जाना, तो उसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लिखेंगे द रिएक्शन इन विच one atom in a molecule replaced by other is called substitution reaction। लैंग्वेज याद करना है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। तो वैसा रिएक्शन जिसमें एक एटम रिप्लेस हो जाए दूसरे एटम से कोई मॉलिक्यूल में, उसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी 3 टाइप है, जैसे एडिशन रिएक्शन का 3 टाइप होता था ना, EAR NAR FRR, उसी तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी 3 टाइप, ESR NSR FRSR। ESR का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR का फुल फॉर्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FRSR का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बार और, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कितना टाइप, 3 टाइप, ESR NSR FRSR। ESR का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FRSR का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मेन पार्ट जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो पहला नंबर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में SN रिएक्शन बोलते हैं, ऐसे S नीचे में N, SN रिएक्शन बोलते हैं। और NSR तो अभी बोले ही हैं कि NSR भी होता है। ज़्यादातर ऐसे ही SN रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर किसके नाम से जाना जाता है, SN रिएक्शन से। बहुत बार जैसे देखो बहुत सारा शॉर्टकट हम लोग अपने मार देते हैं, जैसे ये NSR, ये अपने से मार दिए हैं कि याद रखने के लिए, दिमाग में रखने के लिए कि चलो इस तरह से, है ना। लेकिन बॉस ये जो ऐसा है SN रिएक्शन की, बुक में भी NCERT में भी देखोगे, कोई क्वेश्चन में भी देखोगे कि SN रिएक्शन ही लिख के दे देता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा जरूरी है दिमाग में रखना। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का 3 टाइप, उसमें अभी देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको डिनोट कैसे करते हैं, SN रिएक्शन से। NSR तो होता ही है, SN रिएक्शन से। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, तो वैसा रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। न्यूक्लियोफाइल लास्ट क्लास में सुने थे, हाँ ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना,
तो वैसा रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करे सबस्ट्रेट पे, इस सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं? रिएक्टेंट को बोलते हैं। सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं? रिएक्टेंट को बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करे सबस्ट्रेट पे और प्रोडक्ट बना दे, उसी को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक बार और, वैसा रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट पे अटैक करके प्रोडक्ट बना दे, उसी को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। लिखोगे, द रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक एट substrate to form product is called nucleophilic substitution reaction। ठीक है भाई, लैंग्वेज याद करना है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे RX, ये क्या है? सबस्ट्रेट, अल्काइल हेलाइड है ना। R मतलब अल्काइल, X हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये अल्काइल हेलाइड इस सबस्ट्रेट रिएक्टेंट है ना। और इसमें यहाँ पे Nu माइनस न्यूक्लियोफाइल मान लिए। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, X हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? R Nu, और प्लस क्या हो जाएगा? X माइनस। ठीक, तो ये हो गया सबस्ट्रेट, ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया प्रोडक्ट, और ये वाला लिविंग ग्रुप। तो क्या देखें, न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट पे अटैक करके प्रोडक्ट बना दे रहा है, इसी को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, एक और बात कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पोलर सॉल्वेंट साथ देता है। पोलर सॉल्वेंट क्या करता है? थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रखता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। क्यों पोलर सॉल्वेंट क्यों साथ देता है? क्योंकि पोलर सॉल्वेंट मतलब चार्ज वाला सॉल्वेंट, तो जैसे ही इसमें मिलाएंगे तो क्या होगा? सबस्ट्रेट जो है टूटेगा, सबस्ट्रेट टूटेगा तो उस पर भी चार्ज आएगा, और जब चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक करेगा। चार्ज वाले पे न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक करता है, जब जल्दी से अटैक करेगा तो जल्दी से प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये अच्छा रहता है। तो पोलर सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का साथ देता है, फेवर करता है। क्यों फेवर करता है? क्योंकि सबस्ट्रेट पे चार्ज ला देता है, जिसके कारण से न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर जाता है। ठीक है, तो लिखोगे एसएन रिएक्शन आर carried out in polar solvent because polar solvent increases the charge on substrate, increases the charge on substrate so that nucleophile can रीडली मतलब इजली, कोई को दिक्कत होगा तो इजली भी लिख सकते हो, रीडली मतलब आसानी से। हाँ, न्यूक्लियोफाइल कैन रीडली अटैक, न्यूक्लियोफाइल कैन रीडली अटैक। तो पोलर सॉल्वेंट क्या करता है? साथ देता है एसएन रिएक्शन का। ठीक है, अभी देखो देखें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कितना टाइप? 3 टाइप। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शॉर्ट में एसएन रिएक्शन बोलते हैं, एनएसआर तो बोलते ही, एसएन रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। अब एसएन रिएक्शन का टाइप देखेंगे। ठीक है, तो नीचे में टाइप्स ऑफ एसएन रिएक्शन। एसएन रिएक्शन का 2 टाइप। कितना टाइप? 2 टाइप। देखते हैं दोनों। पहले तो ये लिख लेते हैं, इस अल्काइल हैलाइड है ना, सबस्ट्रेट बोलेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक मारेगा तो क्या हो जाएगा? RNu प्रोडक्ट और प्लस X माइनस, इसको क्या बोलेंगे? लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप। ठीक है भाई, चलो अब एसएन रिएक्शन का 2 टाइप, एक
यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको शॉर्ट में SN1 बोलेंगे, SN1, ठीक। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, SN1 बोलेंगे। इसका अगर रेट लॉ लिखना हो तो लिखेंगे रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। रेट लॉ केमिकल काइनेटिक का याद दिला दिया। केमिकल काइनेटिक में हम लोग रेट लॉ पढ़े हुए हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो रेट लॉ इतनी लिखते थे, रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन पे पावर n। ये K क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है ना। तो कंसंट्रेशन यहाँ पे सबस्ट्रेट है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यही रेट लॉ होता है। दूसरा बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SN2, SN2 बोलते हैं, ठीक है। इसका अगर रेट लॉ लिखेंगे तो रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखो अगर कायदे से देखोगे तो यही रेट लॉ होना चाहिए, क्योंकि रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो भाई सबस्ट्रेट में तो ये भी है और ये भी तो रिएक्टेंट में है ना, न्यूक्लियोफाइल भी। तो SN2 में रेट लॉ क्या लिखा है, रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। लेकिन SN1 में रेट इक्वल टू K इंटू खाली कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्यों, आगे पता चलेगा, आगे इस चीज़ को हम लोग महसूस करेंगे। अभी बस दिमाग में रख लो कि SN रिएक्शन का कितना टाइप, दो टाइप, एगो SN1 और एगो SN2। NCERT में भी इसी नाम से आता है, कोई भी बुक में इसी नाम से आता है, SN1 SN2। फुल फॉर्म जरूरी है, थोड़ा दिमाग में रखेंगे तो अच्छा लगेगा सोचने पे, लेकिन नाम यही रहता है, SN1 SN2। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको क्या बोलते हैं, SN रिएक्शन। SN रिएक्शन का कितना टाइप, तो दो टाइप, एक SN1 और दूसरा SN2, ठीक। SN1 का रेट लॉ पूछेंगे तो क्या बोलोगे, रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। SN2 का रेट लॉ पूछेंगे तो क्या बोलोगे, रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। SN1 का ऑर्डर, ये जो पावर में कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना, 1, मोलिकुलरिटी 1, यूनिमोलिकुलर है ना तो मोलिकुलरिटी 1। SN2 का ऑर्डर 1 + 1 2, मोलिकुलरिटी भी 2, काहे कि बाई मोलिकुलर है। इतना बात दिमाग में रखेंगे। SN रिएक्शन का कितना टाइप भाई, दो टाइप, कौन कौन, SN1 SN2, दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। नीचे में ए करके SN1 रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म, SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म। तुमसे कोई पूछेगा SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म कितना स्टेप में होगा, तो बोलना 2 स्टेप में होगा। कितना स्टेप में होगा, 2 स्टेप में होगा। एगो देखो रिएक्शन मैकेनिज्म पर है तो यहीं से एक्चुअल मैकेनिज्म जो एकदम ना डेप्थ में ले जाएगा, तो थोड़ा अच्छे से बारीकी से पढ़ेंगे ना, इजी लगेगा फिर। तो SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म कितना स्टेप में होगा, तो बोलना 2 स्टेप में आएगा। एगो स्लो स्टेप और दूसरा फास्ट स्टेप। क्या क्या, स्लो स्टेप और दूसरा फास्ट स्टेप। तो देखो स्टेप 1 स्लो स्टेप, स्लो स्टेप को ही RDS भी बोलते हैं। ये RDS केमिकल काइनेटिक में सुने होंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप से ही रेट लिखते हैं, वहाँ पे 4-5 क्वेश्चन करवाए होंगे लास्ट में, है ना, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक में। तो उसमें बताए होंगे 3-4 रिएक्शन क्वेश्चन सब में आया होगा, तो बोलेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म है, तो इसका रेट लॉ किससे लिखते हैं, तो स्लो स्टेप से लिखते हैं, है ना, स्लो स्टेप से लिखते हैं। तो स्लो स्टेप में हो गया RDS। इसमें क्या होता है भाई कि कोई सबस्ट्रेट रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने से पहले ही टूट जाएगा, तो ऐसा होगा R+X-, ऐसा कुछ होगा। तो ये सबस्ट्रेट है ना, ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन, और ये क्या हो गया, लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब स्टेप 2 को क्या बोलते हैं, फास्ट स्टेप बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि कार्बोकेटायन आया है ना, अब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा।
न्यूक्लियोफाइल अटैक जैसे ही करेगा तो क्या बना लेगा, RNU, जो क्या बना लेगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ऐसा कुछ होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि स्लो स्टेप में पहले टूट जा रहा है कार्बोकेटायन, इसीलिए तो कार्बोकेटायन को रिएक्टिव इंटरमीडिएट बोलते हैं। रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, उससे पहले ही टूट गया तो कार्बोकेटायन बन गया, तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बोलते हैं। और फिर क्या हुआ स्टेप 2 में कि कार्बोकेटायन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बना लिया। तो बोलेंगे SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म कितना स्टेप में था, क्या बोलोगे, 2 स्टेप, एक स्लो स्टेप दूसरा फास्ट स्टेप। स्लो स्टेप में क्या बनता है, तो कार्बोकेटायन बनता है, और फास्ट स्टेप में क्या होता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बनाता है। ये दिमाग में रख लो। फिर से एक बार, SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म कितना स्टेप में था, 2 स्टेप में, एक स्लो स्टेप दूसरा फास्ट स्टेप। स्लो स्टेप में क्या होता है, तो कार्बोकेटायन बनता है। फास्ट स्टेप में क्या होता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बनाता है। ये दिमाग में रख लो, ठीक। अब देखो भाई, यहाँ पे कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, तो उसमें रीअरेंजमेंट भी होता है। कार्बोकेटायन का डाले हुए हैं वीडियो भी, देखे हुए हैं हम लोग। तो कार्बोकेटायन रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, तो इसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा। तो जब भी तुम कोई रिएक्शन करवाओगे SN1 रिएक्शन के थ्रू, तो अगर कार्बोकेटायन बनाओगे, उसके बाद अगर देखोगे उसमें रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट या फिनाइल शिफ्ट या रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन, अगर ये सब रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, तो रीअरेंजमेंट पहले करवाओगे, तब जाके फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है। तो कार्बोकेटायन रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, इसीलिए रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल हो तो कराएंगे, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे पॉइंट करके, कार्बोकेटायन फॉर्म्ड कैन अंडरगो rearrangement to give more stable carbocation before attack of nucleophile, before attack of nucleophile। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने से पहले इसका रीअरेंजमेंट करा लेंगे, स्टेबल बना लेंगे, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म कितना स्टेप में, 2 स्टेप में, पहला स्लो स्टेप दूसरा फास्ट स्टेप। स्लो स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है, और फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बनाता है। क्लियर है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो, CH3 CH CH3 CH CH3 I, और ये एरो पे H2O दे दिए, है ना। H2O तुम लोग जानते हो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। रिवीजन अच्छा से करोगे ना, अच्छा रहेगा जी, ना करोगे तो फिर ऑर्गेनिक में मज़ा नहीं आएगा। हाँ, मतलब फिर बिना रिवीजन के वो पढ़ना ही नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए, ऑर्गेनिक खास करके नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखो, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अब देखो अभी हम लोग क्या लिखे थे कि SN रिएक्शन को पोलर सॉल्वेंट साथ देता है ना। क्यों साथ देता है ये भी बताए थे। अब पोलर सॉल्वेंट में भी तुम जानते हो कि 2 टाइप होता है, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। SN में भी 2 टाइप होता है, SN1 SN2। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 को फेवर करेगा, अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 को फेवर करेगा। दिमाग में रख लो, लिखवाएंगे भी आगे। फिर से एक बार, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 को फेवर करेगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 को फेवर करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे H2O देखे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब पक्का SN1 रिएक्शन होगा। क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगा, ठीक। अब देखते हैं इसका प्रोडक्ट बनाते हैं। SN1 रिएक्शन, अब तुम कोई सोचेगा कि डायरेक्टली एक स्टेप में बना दे, गलत, फिक्स गलत, ठीक है। तो इसको मैकेनिज्म से बनाना होगा। जैसे ही देखे H2O पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब SN1, अब SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म कितना स्टेप में होता है, 2 स्टेप। पहला स्लो स्टेप, स्लो स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकेटायन। तो सबसे पहले तुम कार्बोकेटायन बनाओगे, ध्यान से देखना, नहीं लिखना अभी, पहले देख लेना उसके बाद लिखना। कार्बोकेटायन बनाओगे, कार्बोकेटायन बनाने के लिए सीधे I हटा दोगे, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, देख रहे हो ध्यान से, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, CH3 CH, ऊपर में CH3, ठीक है। फिर ये CH, और यहाँ से I हटा है तो प्लस चार्ज, और इस CH3 ऊपर ना निकाल के इधर खाली हो चुका है, तो इधर में अगर रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसा नहीं कि कोई बच्चा ऊपर ही में लिख देगा बगल में प्लस चार्ज लिख देगा, तो उसमें भी कोई गलती नहीं है, लेकिन इधर खाली हो चुका है इसलिए CH3 को इधर ले आए। ठीक, ये बन गया कार्बोकेटायन। स्लो स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन बना दिए। अब फास्ट स्टेप में जाना है, फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है, करता है, लेकिन उससे पहले ये कार्बोकेटायन बना है तो रीअरेंजमेंट अगर होगा तो रीअरेंजमेंट कराएंगे ना जी। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं। अभी बताओ, ये कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो इससे कितना तरफ निकला हुआ है, 2 तरफ कार्बन निकला हुआ है, तो 2 डिग्री है। अब इसके बगल में प्लस चार्ज ले जाएंगे तो फायदा होगा कि नहीं, तो इसके बगल में एक ई कार्बन है और एक ये कार्बन है। ठीक है, तो फायदा किधर होगा ये देखते हैं। अगर तुम प्लस चार्ज यहां लाते हो तो बदले में इसको H देना होगा तुमको। तो अगर तुम प्लस चार्ज यहां लाओगे बदले में H दोगे, तो ये कार्बन पे प्लस चार्ज, इससे एक तरफ ही कार्बन निकलेगा, तो 1 डिग्री। ये यार 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 1 डिग्री थोड़े ना है। हमेशा हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ। तो प्लस चार्ज यहाँ नहीं ले जाएंगे। अब प्लस चार्ज यहाँ ले जाओ तो बदले में इसको कुछ देना होगा, H देना होगा। ठीक है, दे दो। अब प्लस चार्ज यहाँ ले आते, ये कार्बन पे प्लस चार्ज, इससे एक तरफ इधर, एक ऊपर, एक इधर, 3 तरफ, तो 3 डिग्री। तो 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है ना 3 डिग्री। तो क्या करेंगे, प्लस चार्ज यहाँ ले आएंगे, बदले में H इसको दे देंगे। तो क्या लिखेंगे इस पे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो प्लस चार्ज यहाँ ले आएंगे तो CH3 C, अब H उसको देने वाले हैं ना, तो C पे प्लस, CH3 नीचे रख दिए। ऐसे अच्छा है, आराम से प्लस चार्ज देंगे यार, ऐसा नहीं कोई ऊपर लिख गलत नहीं होगा, लेकिन खाली है नीचे रख दो। चलो ये हो गया, और H इसको दे दोगे तो क्या हो जाएगा, CH2 और इधर CH3। चलो कार्बोकेटायन बना तो उसका रीअरेंजमेंट करवा लिए। अब अटैक करवाओ न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल तो कोई है ही नहीं सर, सॉल्वेंट है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है, सॉल्वेंट को ही न्यूक्लियोफाइल जैसा ट्रीट करने लगेगा। जब डॉक्टर नहीं रहता है तो कंपाउंडरेट डॉक्टर जैसा ट्रीट करने लगता है, वो तो डॉक्टर से भी ज़्यादा बर ट्रीट करता है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल जैसा ट्रीट करने लगेगा। तो आएगा अटैक मारने पानी, जैसे ही अटैक मारने आएगा एकदम ध्यान से बुआ, ध्यान से देखना। तो क्या होगा, CH3 C, CH3 देखो लिख रहे हैं पूरा, CH2 CH3 पूरा सेम टू सेम उतारे हैं। ठीक, ई कार्बन पे प्लस चार्ज है, यहीं पे पानी अटैक मारेगा तो ऐसा होगा OH ऐसा। ठीक है, पानी का ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है ना, OH इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो पानी अटैक मारेगा यहीं पे। ठीक है, जहाँ पे प्लस चार्ज है। अब थोड़ा इसका ध्यान से समझना है। देखो भाई, ये जब अटैक मारने का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है तो यहाँ पे माइनस चार्ज होगा तभी ना बॉन्ड बनाएगा जी बीच में। ठीक, अब पानी तुम जानते हो कि न्यूट्रल होता है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे जब तुम माइनस चार्ज दोगे तभी बॉन्ड बनेगा। तो जब माइनस दोगे तो एक प्लस चार्ज भी देना होगा न्यूट्रल बनाए रखने के लिए। तो इसका प्लस और इसका माइनस बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पे एगो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे एगो प्लस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका प्लस तो पहले से है देखो, और इसका माइनस मिलेगा तो बॉन्ड बना लेगा। तब न्यूट्रल पे अपने से तुम कैसे माइनस दे दोगे, तो एगो प्लस भी देना होगा। तब माइनस और प्लस मिलके बॉन्ड बना लिया, एगो प्लस यहाँ पे रहेगा। इन्हें सोच रहे यहाँ से चल के ऊपर कैसे चल गया ये प्लस। ठीक है, कंसेप्ट समझना। ठीक, अब क्या होगा कि H2O न्यूट्रल है, उसको आदत है एकदम शांति सुकून से रहने का। यहाँ पे देख रहा है कि प्लस चार्ज, थोड़ा अच्छा नहीं महसूस होगा, अनईजी फील करेगा, एगो H भाग जाएगा। ऐसा नहीं कि ये H, कोई भी H भाग सकता है, तो कोई एगो H भगा दोगे। जैसे ही भगाओगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, CH3 C, ऊपर में H भागेगा, मतलब H प्लस भागेगा, फिर H प्लस भागेगा तो यहाँ पे माइनस, माइनस प्लस न्यूट्रल हो गया ना, तो क्या बचा, OH। तो ऊपर में OH, नीचे CH3, इधर में CH2, इधर में CH3, यही फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म से। अगर कोई बच्चा सोचेगा कि नहीं हम एक बार में करा दे, कैसे तुम एक बार में कराओगे जी, कैसे कराओगे। तो जब तक तुमको मैकेनिज्म, हाँ ठीक है, ये दिमाग में करके एक स्टेप में लिख दो कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग में भी तो सोचना होगा ना जी, प्रोसेस तो चलाना होगा ना। तो जैसे ही देखें ना H2O पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म कितना स्टेप में, 2 स्टेप में, पहला स्लो स्टेप, दूसरा फास्ट स्टेप। स्लो स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है तो कार्बोकेटायन बना दिए, उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है तो रीअरेंजमेंट कराते हैं, तो रीअरेंजमेंट कराएं, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाएं। न्यूक्लियोफाइल नहीं था तो सॉल्वेंट को ही अटैक करवाएं। सॉल्वेंट को कैसे अटैक करवाए देखें। ठीक है, अगर घबराहट हो रहा होगा तभी भी ना घबराना, थोड़ा कम घबराना, मतलब 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, आगे बहुत बार आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, और सेम 1-2 बार प्रैक्टिस करके दिमाग में बैठा लोगे ना कि हाँ इस टाइप से होता है, तो आगे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जब आगे क्वेश्चन आएगा अपने से बनाओगे ना, ये सब चीज स्टेप करोगे ना, बहुत अच्छा महसूस होगा।
ठीक, और घबरा जाओगे ना, प्रैक्टिस नहीं कर, घबराता कौन है? जो कोरिया होता है, जो प्रैक्टिस नहीं करता है, जो सोचता नहीं है ना। बिना टाइम दिए हुए कुछ थोड़ा ना अच्छा होता है जी, टाइम देना होता है, बैठ के शांति सुकून से बैठ के अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से सोचना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, फिर रिवीजन करना होगा पीछे का, तब जाके अच्छा होता है। हम पढ़ेंगे नहीं, इन्होंने बउआएंगे खाली, इधर उधर आलतू फालतू काम करेंगे और घबराते रहेंगे बैठ कर, हमको समझ में नहीं आता। अरे बेवकूफ़, तुमको कहियो नहीं समझ में आएगा, ऐसा चाल चलन रहेगा तो ये सब पहले ना अपना थोड़ा इसको शांत उंत रखना है ना। पढ़ाई करना है, टाइम देना है, तब जाके अपने समझ में आएगा, फिर रिवीजन करते रहोगे अपने अच्छा लगने लगेगा फिर। ठीक है, तो इसको ना खूब प्रैक्टिस, 2-3 बार तो जरूर प्रैक्टिस करना रफ कॉपी में लिख लिख के, है ना, जो जो स्टेप बताएं। अच्छा, कुछ बच्चा क्या करता है ना कि ऐसे ही किया और फिर इस नागिन डांस करने लगता है, इनने चल जाएगा, फिर ऐसे चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कभी भी क्वेश्चन बनाना ना, क्या दिक्कत है, इस जगह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह से बनाना, ऐसे ही नीचे 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 आना, इसी तरह से बनाना। ठीक है भाई, तो इतना अच्छे से पढ़ना, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।